हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर स्टार्ट करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन में एक्चुअल में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल का आज हमारा एकदम बेसिक लेक्चर है, क्योंकि हमें डबल इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड कम से कम 3 से 4 लेक्चर पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डबल इंटीग्रल। तो देखिए, डबल इंटीग्रल के पहले सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें तो डबल इंटीग्रल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको इंटीग्रेशन का सिंबल 2 बार लगाना है, ठीक है ना। तो द इंटीग्रल इज कॉल्ड डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई। देखिए यहां पर एफ एक्स वाई एक फंक्शन है ना। एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का क्या है, एक फंक्शन है ओवर द रीजन आर। किस रीजन में, आर रीजन में। अब देखिए यहां पर ये रीजन इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो हमें जिस फंक्शन का हमें डबल इंटीग्रल करना है, जिस फंक्शन का डबल इंटीग्रल करना है उसमें ये देखना पड़ेगा कि किस रीजन में करना है। तो हमें इसे आर रीजन में करना है, ठीक है ना, आर रीजन में करना है। तो ये हमारा डबल इंटीग्रल हो गया। देखिए इंटीग्रेशन आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 12 में जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो सिंपल इंटीग्रेशन था। यहां पर हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में देखिए ये डबल इंटीग्रेशन है जहां पर इंटीग्रेशन का साइन 2 बार लगेगा। एफ एक्स वाई जो है एक फंक्शन है एक्स एंड वाई का, जिसका हमें इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना है। और किस रीजन में करना है, आर रीजन। रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों रीजन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, अगर हमें डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दें। The methods of evaluating double integral depends upon the nature of curve bounding the region R। मतलब यहां पर अब देखिए रीजन R की इंपॉर्टेंस, मतलब डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करेंगे वो मेथड इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपका जो रीजन आर है वो कौन कौन से कर्व से बाउंडेड है। यानी कि जो हमारे पास गिवन रीजन है वो गिवन रीजन किस किस कर्व से बना हुआ है, किस किस कर्व से वो बाउंडेड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो यानी कि रीजन के ऊपर बेस्ड हमारे पास 3 केस है टोटल। डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 केस होंगे, यानी कि 3 तरीके से हम डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका, फर्स्ट केस क्या है, इफ द रीजन आर इज डिफाइंड एज। अब देखिए यहां पर जो पूरा का पूरा मेथड्स है वो हमारा डिपेंड कर रहा है रीजन के ऊपर। किसके ऊपर, रीजन के ऊपर, रीजन आर, है ना। क्योंकि यहां पर जो ये आर लिखा है इसका मतलब क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। मतलब एफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल करना है कौन से रीजन में, आर में। तो इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है, इफ द रीजन आर डिफाइंड एज। अगर रीजन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जरा देखना कैसे। जो गिवन रीजन है, देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है, जो रीजन है हमारा, उसमें जो x की वैल्यू है वो a से लेके b तक वेरी करेगी। इसका मतलब ये है जो आपको रीजन दिया गया है उसकी जो लिमिट है, उसकी जो लिमिट है वो a से b तक है, a से b तक, ध्यान देना। यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो लिमिट है वो a से b तक है। और अगर लिमिट a से b तक है तो इसका मतलब देखिए a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। इसका एक मतलब ये भी हो गया कि लिमिट x एक्सिस पर कांस्टेंट है। यानी कि हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो रीजन R है उसके एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट कांस्टेंट है a से b तक। अब यहां देखिए इस चीज को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये हमारा एक रीजन है, ये एक रीजन है हमारा। इस रीजन को अगर आप देखें तो ये a से स्टार्ट होता है और b तक है, यहां से यहां तक का रीजन लिया है। तो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस रीजन की जो लिमिट है वो क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखें जरा, सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो y की वैल्यू है f1x से लेके f2x तक वेरी करेगी, f1x और f2। अब जरा ध्यान देना, जो f1x है वो फंक्शन है x का, इसका मतलब ये वेरिएबल होगा, ये क्या है, वेरिएबल है। और ये भी फंक्शन है x का f2x, ये भी वेरिएबल है। इसका मतलब y की जो लिमिट है वो वेरिएबल है। इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो y एक्सिस पर तो वेरिएबल है और x एक्सिस पे क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए x एक्सिस पे जो रीजन है वो a से लेके b तक है, y एक्सिस पे जो रीजन है वो f1x से लेकर के f2x तक है।
f2x तक। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि इस केस में, फर्स्ट केस में जो हमारी लिमिट है x एक्सिस पर तो कांस्टेंट है a से b तक, और y एक्सिस पे वेरिएबल है f1x से लेके f2x तक। तो अगर इस तरह का केस आता है तो यहां पर डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो हमें डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r इज इक्वल टू ओवर द रीजन r ऑफ fxy देखिए fx, y dx dy। तो देखिए जरा कितना होगा, dx dy इज इक्वल टू, अब मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल, देखिए फर्स्ट इंटीग्रल। अब जरा ध्यान देंगे यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर हमारे पास दो इंटीग्रल के सिंबल लगे और दोनों पे हमें लिमिट लगानी है, दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी है। पहले वाला जो इंटीग्रल का सिंबल है उस पे जो कांस्टेंट लिमिट होगी वो आएगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो कांस्टेंट लिमिट एक्स एक्सिस के ऊपर है a से लेके b तक, यानी कि a से लेके b तक। तो पहली लिमिट क्या हो गई, a से b तक हो गई, a से b तक, ठीक। अब दूसरी लिमिट, दूसरा इंटीग्रल का सिंबल लिखेंगे, दूसरा सिंबल ये रहा। अब देखिए दूसरा सिंबल पे हमारे पास आएगी वेरिएबल लिमिट, यानी कि पहले वाले इंटीग्रल के साइन पे कांस्टेंट लिमिट, दूसरे इंटीग्रल के साइन पे वेरिएबल लिमिट। अब अगर आप वेरिएबल लिमिट पर ध्यान दें तो वेरिएबल लिमिट f1x से लेके f2x तक है, f1x से लेकर के f2x तक हमारी वेरिएबल लिमिट है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, f ऑफ x, y, ठीक। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए वेरिएबल लिमिट किस पर है, y एक्सिस पे, वेरिएबल लिमिट किस पर है, y एक्सिस पे। तो सबसे पहले आप देखिए जिस पे वेरिएबल लिमिट होती है उसी को पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिए, देखिए आपको, देखिए लिमिट आपको या तो लिमिट क्वेश्चन में गिवन होगी और गिवन नहीं है तो आपको रीजन को देख के अपने आप लिखनी होगी, ठीक। यहां पर ये डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है। कैसे होगा डबल इंटीग्रेशन, देखिए पहले हम ये जो आगे वाला इंटीग्रेशन है, अंदर वाला इंटीग्रेशन, पहले इसको इवेल्युएट करते हैं हमेशा। देखिए डबल इंटीग्रेशन को भी हम सिंगल इंटीग्रेशन की तरह ही इवेल्युएट करते हैं, जैसा हमने क्लास 12th में किया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले ये अंदर वाला इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करेंगे और जब ये अंदर वाला हो जाएगा तो फिर बाहर वाले को करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 बार करना है। 12th में 1 बार करते थे, यहां पर 2 बार करेंगे, इतना ही अंतर है। पहले अंदर वाला इंटीग्रेट करेंगे फिर बाहर वाला इंटीग्रेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंदर वाला किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखिए यहां पर अगर ये लिमिट वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की। तो अगर वेरिएबल लिमिट y की होगी तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x की होगी तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी कि अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो डिपेंड करेगा लिमिट के ऊपर कि x की लिमिट वेरिएबल है या y की लिमिट वेरिएबल है। तो यहां पर जैसा कि y की लिमिट वेरिएबल है तो इसको y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए इसीलिए मैंने dy को पहले लिख दिया। तो पहले ये y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में होने के बाद जो आएगा, यानी कि इतना इतना पार्ट जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और हमें फाइनली आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक। देखिए देखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। बस आपको मतलब आपने जो 12th क्लास में इंटीग्रेशन किया है वैसे ही करना है, बस यहां पर 2 बार करना है, वहां 1 बार करते थे, इतना ही अंतर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और केस 2 देखते हैं। तो केस 1 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। केस 1 क्या है कि जो हमारी लिमिट है x एक्सिस पे तो कांस्टेंट है और y एक्सिस पे वेरिएबल है, x पे a से b तक है और y पे f1x से लेके f2x तक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर y की जो लिमिट, देखिए अगर ये जो y की लिमिट है वेरिएबल है तो y की लिमिट हमेशा यहाँ x की टर्म में लिखी होगी, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन जो होता है वो x में ही होता है। चलिए जब क्वेश्चन आएगा तब अच्छे से और समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट कैलकुलेटेड फर्स्ट। जो इंटीग्रल वेरिएबल लिमिट के साथ है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारा ये अंदर वाला जो इंटीग्रल है ये वेरिएबल लिमिट के साथ है तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि यहां पर अंदर वाला
जो इंटीग्रल है वो y की लिमिट में वेरिएबल है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान रखें कि x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब चलते हैं इसके केस 2 पर। देखिए केस 2, जरा केस 2 को देखिए ध्यान से। देखिए क्या लिखा है, इफ द रीजन r इज डिफाइंड एज। अब देखो रीजन चेंज कर दिया, पहले यहां पर रीजन r इज डिफाइंड एज थोड़ा सा यहां बदला है। देखिए क्या चेंज हुआ, ध्यान दीजिए। इफ द रीजन r इज डिफाइंड एज, देखो यहां पर देखो जो y की वैल्यू वो a से b तक वेरी कर रही है, इसका मतलब a और b क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार y एक्सिस पे लिमिट कांस्टेंट है, इस बार y एक्सिस पे लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड वाला पार्ट देखें जरा, x की वैल्यू f1y से लेके f2y तक वेरी कर रही है और f1y का फंक्शन है, f2y का फंक्शन है। इसका मतलब f1y और f2y वेरिएबल है, तो इसका मतलब इस बार x पर तो लिमिट वेरिएबल है और y पे लिमिट कांस्टेंट है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि y पे तो लिमिट कांस्टेंट है, y a से लेके b तक है, लेकिन x पे वेरिएबल है। यानी कि जो हमारा x है, देखिए x जो है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, f1y से लेकर के f2y तक। तो इस बार x की लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट कांस्टेंट है, उल्टा हो गया पहले से, जस्ट अपोजिट। यहां पर क्या था, यहां पर x की लिमिट कांस्टेंट थी, y की वेरिएबल थी। इस बार क्या हो गया, y की लिमिट कांस्टेंट है और x की वेरिएबल हो गई। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, फॉर्मूले पर जरा ध्यान दें। देखिए इंटीग्रल ऑफ, तो पहले तो डबल इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, f ऑफ x कॉमा y लिखेंगे, dx dy इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जैसे मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, दो पहला इंटीग्रल का साइन आएगा तो पहले इंटीग्रल के साइन के ऊपर तो कांस्टेंट लिमिट आएगी, कहां से कहां तक, a से b तक, a से b तक। देखिए कांस्टेंट लिमिट चाहे x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो, ठीक है। पहले वाले इंटीग्रल के साथ में कांस्टेंट लिमिट ही आएगी, दूसरे वाले इंटीग्रल के साथ में वेरिएबल लिमिट आएगी, चाहे वो किसी भी एक्सिस पर हो, ठीक। तो वेरिएबल लिमिट कहां से कहां तक है हमारी, f1y से लेकर के f2y तक, f1y से लेकर f2y तक, यानी कि वेरिएबल लिमिट है x की। फंक्शन fxy, अब देखिए इसको किसके रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंस इंटीग्रेशन करना होगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल लिमिट इस बार x की है। देखिए जिसकी लिमिट वेरिएबल होगी, जिस एक्सिस की लिमिट वेरिएबल होगी उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बार वेरिएबल लिमिट x की है तो पहले इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रल का नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, फिर से अगेन वही है, इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट कैलकुलेटेड फर्स्ट, यानी कि जिस इंटीग्रल की वेरिएबल लिमिट होगी उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल लिमिट वाले को पहले कैलकुलेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करना है ये कैसे पता चलेगा, यहां पर देख के पता चल जाएगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर यहां x लिखा है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y लिखा है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, जिसकी वेरिएबल लिमिट है, एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा केस 2 था। तो देखिए केस 1 में हमने देखा कि x एक्सिस पे लिमिट कांस्टेंट है, y पे वेरिएबल है। केस 2 में हमने देखा कि x एक्सिस पे लिमिट वेरिएबल है और y एक्सिस पे कांस्टेंट है। और जो हमारा तीसरा केस होगा, थर्ड केस, इसमें हम देखेंगे कि हमारी दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है। देखो x पे भी कांस्टेंट है a से लेके b तक, और y पे भी कांस्टेंट है c से लेके d तक, यानी कि x एक्सिस के ऊपर भी लिमिट कांस्टेंट और y एक्सिस के ऊपर भी लिमिट कांस्टेंट। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान देना। देखो जो x एक्सिस पे लिमिट है वो a से b तक है और y एक्सिस पे कहां से कहां तक है, c से d तक। एक और चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिए क्या है। देखिए ये जो व्हाइट कलर में बीच में एक स्ट्रिप ली है मैंने, है ना, ये स्ट्रिप हमें सभी क्वेश्चन में लेनी है जहां पर हमें लिमिट गिवन नहीं होगी, मतलब जहां पर हमें लिमिट नहीं गिवन होगी, रीजन गिवन होगा। कैसे लेंगे स्ट्रिप, जिस एक्सिस पर वेरिएबल लिमिट है उसी एक्सिस पर स्ट्रिप लेनी है, जिस एक्सिस के ऊपर वेरिएबल लिमिट है उसी के ऊपर स्ट्रिप लेंगे। देखो यहां पर y एक्सिस पे लिमिट वेरिएबल है तो हमने y एक्सिस के अलोंग ही स्ट्रिप ली है। इस वाले केस में x एक्सिस पे लिमिट वेरिएबल है तो x एक्सिस के अलोंग हमने लिमिट ली है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा यहां पर देखो, यहां दोनों
पर लिमिट कांस्टेंट है, यानी कि यहां हम दोनों में से किसी के अलोंग भी स्ट्रिप ले सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा फॉर्मूले पर ध्यान दें। देखिए डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, देखिए पहली लिमिट कहां से कहां तक है, ए से बी, दूसरी लिमिट कहां से कहां तक है, सी से डी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स कॉमा डी वाई। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करें, है ना। तो देखिए ये केस तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, अगर पहले dx दिया है तो dx के x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर पहले dy दिया है तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप ध्यान रखें, अगर dx पहले दिया तो आप dx के रेस्पेक्ट में कर दें, और y पहले दिया है तो y के रेस्पेक्ट में कर दें। तो ये हमारे पास थर्ड केस होगा, ठीक है। तो हमारे पास डबल इंटीग्रल में 3 केस बनते हैं, तीनों केस मैंने आपको बता दिए। अब हम इन तीनों केस के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो डबल इंटीग्रल के जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन है। 3 टाइप के कौन कौन से हैं? पहला टाइप जहां पर कांस्टेंट लिमिट गिवन होगी, जैसा कि यहां पर ये देखिए, इसमें आपको लिमिट गिवन है और दोनों लिमिट कांस्टेंट है। सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप का है, इसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल लिमिट है और गिवन है। देखिए इसमें भी लिमिट गिवन थी लेकिन कांस्टेंट लिमिट है दोनों, इसमें क्या है, वेरिएबल लिमिट है और लिमिट गिवन है। तीसरा केस, इससे आगे वाले सारे क्वेश्चन तीसरे केस के हैं। यहां पर क्या होगा, लिमिट तो यहां भी वेरिएबल है लेकिन यहां पर लिमिट आपको गिवन नहीं होंगी, आपको लिमिट पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जहां पर कांस्टेंट लिमिट गिवन है, जहां पर वेरिएबल लिमिट गिवन है, और जहां पर लिमिट गिवन नहीं है, पहले आपको लिमिट को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए 1 बाय 1 करके तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमें इसको इवेल्युएट करना है, डबल इंटीग्रल है, लिमिट कांस्टेंट है 0 से 1, 0 से 1, है ना। तो देखिए जहां पर लिमिट आपको गिवन है वहां पर आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कर्व नहीं बनाना आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो कांस्टेंट लिमिट में मैंने आपसे बोला था कि जो पहले लिखा हो उसके रेस्पेक्ट में पहले आप कर सकते हैं। तो जैसे dx आपको दिखाई दे रहा है तो इसको पहले dx के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से देखें। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 dx dy अपॉन अंडर रूट में, जरा ध्यान से देखें, अंडर रूट कितना लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है, ठीक। अब इसको मैं जरा सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको देखिए नीचे वाला, देखिए ध्यान देना जरा, 0 से 1 लिमिट है, 0 to 1, 0 to 1। एक काम करते हैं, देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए नीचे वाला पार्ट अंडर रूट में लिखा है। देखिए जैसा आप जानते हैं कि अंडर रूट में अगर a इंटू बी लिखा हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, इससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो यहां पर भी देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर है और दूसरा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, इनको अलग अलग करके लिख लेता हूं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना। अब थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। और यहां लिख दिया मैंने dy। dy को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जरा यहां ध्यान से देखना, मैं आप चाहें तो यहां पर ऐसे करके ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, है ना, इस तरह से ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि हम अंदर वाले इंटीग्रल को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पहले अंदर वाला, ये इंटरनल इंटीग्रल है, अंदर वाले इंटीग्रल को पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां पर कांस्टेंट लिमिट है, जो पहले लिखा है x, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसको। अब यहां पर देखिए इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है,
अगर मैं इसको dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब जरा ध्यान दें, ये जो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, दोनों से नहीं, अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। देखिए, तो मैं इसको पहले बाहर कर देता हूं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। 0 से 1 है ना, और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने रूट से बाहर, इसके अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर वाला इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर कर दिया। अब दूसरा सिंबल लगा रहा हूं मैं इंटीग्रल का, 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पर अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है, ये वाला है ना, इसको हमें पहले फाइंड आउट करना है। देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें इसको, कितना आएगा। देखो अब यहां पर देखिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने कल ही आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। लास्ट मैंने जो लेक्चर लिया था जिसमें हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले लिखे थे, तो वहां पर देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता था, साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना, यही फॉर्मूला था। अब यहां पर देखो a की जगह 1 लिखा है, तो जब a की जगह आप 1 लिख देंगे, तो देखिए a की जगह अगर आप 1 लिख देंगे तो dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो इसकी जगह पर मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। और वैसे भी देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसी का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, पहला इंटीग्रल तो ऐसे ही रहेगा 0 से 1, पहला वाला ये भी ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1 तक, और ये dy ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखें आगे जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए जो लास्ट में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन बताए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें आप वहीं पर उसी फॉर्मूले का यूज हो गया, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका ये फॉर्मूले, है ना, और क्लास 12 के सारे फॉर्मूले हैं। चलिए अब यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करना आप सभी को आता होगा अच्छे से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर माइनस लोअर। चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी अभी ऐसे ही लिखेंगे। और यहां पर देखो साइन इनवर्स x, इसमें जरा लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा एंड dy। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हैं तो 0 से 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर देखो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई टू। देखिए ध्यान देना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सब एंगल होते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन इनवर्स 1 लिखा है, तो आपको साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या लिखनी है, 90 पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 होता है dy। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास कितना आ गया, यहां से मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में पाई बाई 2 और dy। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dy अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखें, अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, dy अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फिर से वही बात होगी, साइन इनवर्स y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, पाई बाई 2
साइन इनवर्स y और लिमिट हो गई 0 से 1, 0 से 1। अब ये लिमिट जरा अप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखें जरा, π/2। लिमिट, अपर लिमिट मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, लोअर लिमिट अप्लाई कर दी तो यहां पर देखो π/2 और ये भी π/2 और -0, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, π/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो π²/4 आ गया। यानी कि फाइनली जो हमारे पास आंसर आया है, देखिए डबल इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखिए तो 0 से 1, 0 से 1, दूसरा इंटीग्रल भी 0 से 1 और फंक्शन था हमारे पास dx dy अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ गई इसकी π²/4। ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो ये हमने इसका इंटीग्रल इवेल्युएट कर लिया। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था, दोनों लिमिट गिवन थी, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन करना था वो वैसे ही था जैसा आप क्लास 12th में करते थे, बस 2 बार इंटीग्रेशन करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। ठीक है, तो अंदर वाले इंटीग्रेशन को पहले करेंगे फिर बाहर वाले को करेंगे। जब आप अंदर वाला करेंगे, अगर आप अंदर वाला एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कॉन्स्टेंट मानेंगे, और अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो इस चीज का बस आप ध्यान रखेंगे कि जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बार भी हमें लिमिट गिवन है, लेकिन इस बार ध्यान देना, इस बार वेरिएबल लिमिट है। क्या है, वेरिएबल लिमिट है। चलिए ये तो पता चल गया वेरिएबल लिमिट है। अब ये लिमिट किसकी है, जरा ध्यान देना। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि ये जो 0 और 1 और 0 और 1 लिमिट है, ये किसकी है, x की है या y की है ना। तो इसमें तो देखिए आप इसको x इसको y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को भी किसी की भी लिमिट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। अब जरा ध्यान देना, अब आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल लिमिट किसकी है। तो देखिए जो वेरिएबल लिमिट है वो 0√1 + x² है, 1 + x²। अब मुझे एक बात बताइए, अंडर रूट में 1 + x² किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, y की। इसका मतलब y की लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट क्या है, वेरिएबल है, और x की लिमिट है कांस्टेंट। x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से √1 + x² है। देखिए कैसे पता चलेगा कि लिमिट x की है या y की है, वेरिएबल लिमिट। आपको वेरिएबल लिमिट को देखना है। अगर वेरिएबल लिमिट में यहाँ x आ रहा है तो इसका मतलब लिमिट y की है, और अगर y आ रहा है तो इसका मतलब लिमिट x की है। ठीक है ना, लिमिट किसकी है, x की। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये देखिए वेरिएबल लिमिट y f1x। f1x का क्या मतलब है कि ये फंक्शन होगा x का, यहां पर क्या आएगा, x का फंक्शन आएगा, यहां भी क्या आएगा, x का फंक्शन। अब यहां पर देखो x का फंक्शन, यहां भी x का फंक्शन। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर 0 है तो कोई बात नहीं, 0 तो कुछ भी हो सकता है, और ऊपर है x का फंक्शन। किसका फंक्शन है, x का। तो इसका मतलब यहां पर y की लिमिट वेरिएबल है। चलिए तो पहले इसको किसके, देखिए जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जिसकी लिमिट वेरिएबल है पहले उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 0 से 1, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट में 1 + x²। ठीक, फंक्शन क्या है हमारा, dy अपॉन 1 + x² + y² और dy। ठीक है, सॉरी dy ने dx, ये हमारा y², पहले मैं इधर ही लिख देता हूं dx। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जरा देखें ध्यान से, तो लिमिट हो गई हमारी 0 से 1, यहां पर हमारी लिमिट हो गई 0 से √1 + x², है ना। और जो फंक्शन है, देखिए फंक्शन को अब जरा ध्यान से देखना, फंक्शन हमें 1 अपॉन या dy अपॉन 1 + x²
प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स। ठीक, तो यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ये। और जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा तब करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या यहां पर कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली यहां फॉर्मूला है। देखिए जब y के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो x कांस्टेंट होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है, और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा यहां पर ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0 से 1, 0 से 1, ठीक, देखिए 0 से 1, और दूसरा है हमारा 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, डी वाई अपॉन, क्या ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या मैं इसको अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं a, क्या लिख रहा हूं, a मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, ठीक, तो मैं इस a को क्या लिख सकता हूं, मैं इस a को अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसका यहां होल स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए कौन सा, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला, देखिए dx अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या था ये फॉर्मूला, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो इस फॉर्मूले को बनाना है मुझे यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर क्या है, y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y वेरिएबल है, यानी कि y तो x का काम कर रहा है, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये a का काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर a स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है, a है, तो हमने इसका पहले रूट लगाया फिर स्क्वायर कर दिया, तो अब देखो ये a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए जरा फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होगा, देखो चलिए अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो कितना आएगा, 0 से 1, 0 से 1। अब देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहां पर मैं dx भी लिख देता हूं, dx, देखिए ये है dx, है ना, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, देखिए ये वाला फैक्टर पहले इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट पहले इंटीग्रेट करेंगे। देखें इस पार्ट को पहले इंटीग्रेट कर देंगे, तब जो आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पर देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, देखिए फॉर्मूला ध्यान देना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहां पर a कितना है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 1 अपॉन ए आएगा, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट में कितना था हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये a है, ध्यान रखना, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है हमारे पास, y, और अपॉन में a कितना है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया और dx, जो dx बचा है ना। अब देखें आगे नेक्स्ट स्टेप में, अब लिमिट भी लगाना है, देखिए लिमिट को जरा ध्यान देते हैं, लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए लिमिट लगाते हैं पहले, देखो हमने इसको इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक हमारी क्या है, लिमिट है। तो मैं इसको लिमिट लगा देता हूं, यहां पर जरा ध्यान दें, 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट भी तो लगाना हमें। अब आगे देखें, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, लिमिट तो 0 से 1 रहेगी, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये अपर लिमिट जब आप लगाओगे तो अपर लिमिट में y की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दें, tan इनवर्स, देखिए y की जगह जब आप अंडर रूट 1 प्लस, आपको देखिए लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर y की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो अंडर रूट में
1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह जीरो रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, tan इनवर्स जीरो एंड dx, ये मेरे पास आएगा। अगले स्टेप में देखें जरा, लिमिट 0 से 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखें, देखो ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, यानी कि ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस 0 dx। नेक्स्ट स्टेप देखें जरा, देखिए tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 कहाँ जाएगा, बाहर, तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई बाई 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा अभी तक, या आप लोगों को अगर फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है, तो आप फॉर्मूलों को रिवाइज करें, चाहे कहीं से भी करें, लेकिन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करें। मैं फॉर्मूलों का, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों का लेक्चर एक ले चुका हूं, उसमें ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए यहां से फिर से एक फॉर्मूला आ गया, dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जरा ध्यान देना। देखिए यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा चुका हूं, कौन सा फॉर्मूला है, जरा देखें ध्यान से। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला था हमारा log x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था प्लस c। इसी फॉर्मूले को बस हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर a की जगह क्या है, 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर, तो a की जगह 1 है, तो जहां पर a है यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर देता हूं, देखें जरा कितना आएगा। देखिए तो पाई बाई 4 तो बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log, देखिए इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस, देखिए यहां पर आप मॉड भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं कि अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो log यहां से कितना आएगा, जरा देखें, log 1x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर हमारी लिमिट लग जाएगी 0 से अगेन 1, 0 से 1, ठीक है ना। चलिए ये 0 से 1 है। अब मैं फॉर्मूला रफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं लास्ट में आपको करा चुका हूं सारे फॉर्मूले। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट लगाते हैं पाई बाई 4, अपर लिमिट को पुट करोगे इसमें, तो देखिए अपर लिमिट पुट करने पे क्या आएगा, log अपर लिमिट 1 है, 1 प्लस अंडर रूट में 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, माइनस लोअर लिमिट log 1, देखिए log ये तो 0 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा हमारे पास 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ये हमारी लिमिट अप्लाई हो गई। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, देखिए जरा, पाई बाई 4 log रूट 2 प्लस 1, और देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये log 1 है, log 1 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया, देखिए आंसर पे ध्यान दें हम, तो आंसर हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4 log अंडर रूट में 2 प्लस में 1। तो ये हमारा फाइनली इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है ना। तो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, आपको इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए सब क्या सिंबल बड़े बड़े बनेंगे, इंटीग्रल का सिंबल थोड़ा बड़ा बनता है तो स्पेस ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, तो हमारे देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। पहला टाइप जहां पर लिमिट गिवन है और लिमिट कांस्टेंट है, लिमिट गिवन है और लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो पहले लिखा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ये दूसरा टाइप हो चुका जहां पर
लिमिट गिवन है और लिमिट क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल लिमिट वाले को पहले इंटीग्रेट करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसमें लिमिट दी हो, ठीक। उसके बाद अब हमारे पास ये टाइप थर्ड शुरू हो गया है ना। अब यहां से आगे के सारे क्वेश्चन टाइप थर्ड के हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी लिमिट वेरिएबल होगी, लेकिन इस बार लिमिट आपको गिवन नहीं होगी। लिमिट क्या नहीं होगी, गिवन नहीं होगी। तो जनरली यहां पर लिमिट वेरिएबल होगी लेकिन गिवन नहीं होगी, कांस्टेंट भी हो सकती है पर गिवन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर वाई dx dy वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब देखो यहां पर जो रीजन आर है ना, उस आर रीजन को ये दो पैराबोला बाउंड कर रहे हैं, है ना। इन दोनों पैराबोला से रीजन हमारा क्या है, गिरा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों पैराबोला से बाउंडेड है। तो चलिए देखते हैं, पहले इक्वेशन देखिए क्या। सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले आप कर्व लिखिए जिस कर्व से रीजन बाउंडेड है। तो देखिए हमारे पास गिवन कर्व क्या है, जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर, एक यही हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन उससे भी पहले हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। इन दोनों का कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों के कर्व को ट्रेस करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए इधर ड्रॉ करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं एक्स एक्सिस। ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें, मैं आपको लास्ट लेक्चर में, है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, देखिए लास्ट लेक्चर में पैराबोला के कर्व बताए थे मैंने आप लोगों को, है ना। ये देखो दोनों के दोनों पैराबोला है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। ये दोनों पैराबोला है, एक अपवर्ड पैराबोला है और एक राइटवर्ड पैराबोला है। तो पैराबोला की इक्वेशन भी मैं आपको फॉर्मूले वाले लेक्चर में करा चुका हूं, है ना। तो हमारे पास एक्चुअल में 4 पैराबोला होते हैं, 4 पैराबोला हमारे पास होते हैं, एक राइटवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक बार जरा जल्दी से इधर ध्यान दें। देखिए पहला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि हमारा राइटवर्ड पैराबोला है। दूसरा होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जो कि हमारा लेफ्टवर्ड पैराबोला है। तीसरा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो कि अपवर्ड पैराबोला होता है। और फोर्थ होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जो कि हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो इन्हीं पैराबोला के, अब देखो, अब जरा अगर आप कंपेयर करो तो हमें कौन कौन से पैराबोला गिवन है। एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला यानी कि अपवर्ड, और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये वाला यानी कि राइटवर्ड। ए की वैल्यू यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 है। तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो यही आ जाएंगे। तो जो पहला वाला पैराबोला देखिए ये कैसे बनेगा, जरा ध्यान दें, राइटवर्ड पैराबोला है, यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। दूसरा पैराबोला ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ओरिजिन से पास होगा, ध्यान देना, कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमारे पास दो पैराबोला आ गए, कौन कौन से, अपवर्ड और देखिए राइटवर्ड। तो ये वाला पैराबोला की इक्वेशन में लिख देता हूं, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये कर्व ड्रॉ करने आपको आने चाहिए, ये कर्व को आपको ट्रेस करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैराबोला के कर्व आना चाहिए, आपको इलिप्स का कर्व आना चाहिए, आपको सर्कल का कर्व आना चाहिए, और मैं लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले वाले चैप्टर में ये करा चुका हूं। चलिए अब हमें देखो करना क्या है, हमें देखिए क्या कहा गया है कि इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये दोनों पैराबोला से जो रीजन बाउंडेड है, देखिए ये रीजन, देखिए अगर आप इन दोनों पैराबोला में देखें तो दोनों पैराबोला से कौन सा रीजन बाउंडेड है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, कौन सा रीजन है, ये रीजन है, जो कि दोनों पैराबोला से क्या है, बाउंडेड है, ये वाला रीजन, ठीक है ना। ये देखिए ये रीजन दोनों पैराबोला से क्या है, बाउंडेड है। तो हमें इसी रीजन पे इस डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर आप ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 12th में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन क्लास 12th में कर चुके हैं, बस वहां पर हमें डबल इंटीग्रल नहीं करना होता था रीजन पे, वहां पर हमें इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया कैलकुलेट करना होता था, है ना। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमें बीच का एरिया नहीं कैलकुलेट करना, हमें इस रीजन में डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पहले हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करते थे। तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है ये दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन है, दोनों पैराबोला का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, आप इन दोनों पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो यानी कि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दें। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मैं एक काम करता हूं, सेकंड इक्वेशन से y को निकालता हूं। देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी सेकंड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। मतलब मैंने सेकंड से y की वैल्यू को निकाला तो y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है, देखिए इक्वेशन 1, तो y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पुट करेंगे तो स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से y को निकाला और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहां से देखिए स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, x का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, इधर 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 4 माइनस 64x कितना आ जाएगा, 64x। अब आगे देखें जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 64x, हाँ x की पावर 4 इक्वल टू 64x। मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूं तो लेफ्ट में लाके देखिए कितना बन जाएगा, देखें जल्दी से, यहां पर लेफ्ट में लाएंगे तो x की पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि x से x को कैंसिल कर देंगे तो x क्यूब इक्वल टू 64 आ जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना, कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये तरीका गलत है, हमें कभी भी वेरिएबल से वेरिएबल को नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना। तो तरीका गलत है, क्यों, क्योंकि यहां से आपकी x की एक ही वैल्यू आएगी 4, जबकि x की यहां पर दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। तो दो वैल्यू कैसे आएंगी, जब इसको आप लेफ्ट में ले आइए, अब इसको x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 64 बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से इसके और फैक्टर करूं मैं तो x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास देखिए, यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 और एक आ जाएगी 4। देखिए इन दो वैल्यू के अलावा और भी वैल्यू आएंगी, लेकिन वो सब इमेजिनरी होंगी, तो इसलिए उनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, है ना, इमेजिनरी वैल्यू होंगी। रियल वैल्यू दो ही आएंगी, एक यहां से 0 और एक यहां से आएगी 4। कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 4, ठीक। अब मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। देखिए अगर देखो यहां ध्यान से देखो जरा, व्हेन x इक्वल टू 0, देखिए जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू 4, तो देखो x इक्वल टू 4 लिखेंगे तो y भी 4 ही आएगा, क्योंकि x की जगह 4 करेंगे, 4 की पावर 4 16 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए दो पॉइंट इन दोनों पैराबोला के बीच में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और आप देख सकते हैं इन दोनों पैराबोला के बीच में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक है 0,0 और एक है आपका 4,4। तो यानी कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 0,0 और 4,4। तो ये तो हमारा ओरिजिन है जो 0,0 है। इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं तो ए के पॉइंट क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट आ गए 4,4। देखिए सिंपल सी बात है, ये पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 0,0 पे, क्योंकि जब x 0 है तो y भी 0, और एक y 4,4 पे। तो सिंपल सी बात है 4,4 यही होगा। यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं। ये हमारे पास एक क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ये ले, तो ये आ गया परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो जरा, तो यहां से अब मुझे क्या करना है, मुझे डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे। देखिए अब यहां स्ट्रिप लेनी है।
अब स्ट्रिप कहाँ ले, हॉरिजॉन्टल ले या वर्टिकल ले, कौन सी स्ट्रिप ले? तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी ले सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या दोनों केस आने चाहिए? बिल्कुल, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को भी लेना आना चाहिए और वर्टिकल स्ट्रिप को भी लेना आना चाहिए, और दोनों से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक जो हमारा डबल इंटीग्रेशन में आएगा वो होगा चेंज ऑफ वेरिएबल। और चेंज ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वहां पर हम इंटीग्रेशन के का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेनी पड़ेगी और वर्टिकल स्ट्रिप भी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए फिलहाल मैं अभी यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं। देखिए ये रही मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप, फिलहाल मैंने यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप को ले लिया है, बाकी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं वर्टिकल स्ट्रिप। देखिए ये है मेरी वर्टिकल स्ट्रिप, ये। तो इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे, और वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करने के बाद अब जरा देखें ध्यान से। अब मुझे डबल इंटीग्रल पहले जो लिखना कैलकुलेट करना है उसको मैं लिख लेता हूं। देखिए क्या कैलकुलेट करना है मुझे, डबल इंटीग्रल। अब यहां से मुझे लिमिट पता चल जाएंगे, देखो कैसे पता चल जाएंगे, ध्यान देना जरा। डबल इंटीग्रल ऑफ ओवर द रीजन आर वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो जरा लिमिट को ध्यान से देखना जरा। देखिए अगर मैं लिमिट की बात करूं तो देखो यहां पर जो लिमिट है हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर है, देखिए अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, ध्यान देना मैंने आपको बताया था जहां पर आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे वहीं पर आपकी वेरिएबल लिमिट होंगी। तो हमारी वेरिएबल लिमिट यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस पे वेरिएबल लिमिट होगी और एक्स एक्सिस पे होगी कांस्टेंट। देखिए जिस एक्सिस के अलाउंग आप स्ट्रिप लेंगे उस एक्सिस के अलाउंग वेरिएबल लिमिट होगी, और जिसके अबाउट आप स्ट्रिप नहीं लेंगे उसके अबाउट आप लिमिट लेंगे कांस्टेंट। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट तो स्ट्रिप ली नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मेरी लिमिट हो जाएंगे 0 से लेके 4 तक। ये पॉइंट क्या है हमारे पास 4,0, तो एक्स एक्सिस पे लिमिट हो गई 0 से 4। तो 0 से 4 जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि y पे वेरिएबल है तो x पे हो गई कांस्टेंट। दूसरा इंटीग्रल आएगा, दूसरे इंटीग्रल में ध्यान दें, दूसरे इंटीग्रल में लिमिट वेरिएबल है, देखो कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट यानी कि इस कर्व से लेके इस कर्व तक। अब आप ध्यान देंगे जो नीचे वाला ये वाला जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और हमारी y एक्सिस पे लिमिट वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, इस कर्व में से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से लेके ऊपर वाले पैराबोला तक, और ऊपर वाले पैराबोला में y की वैल्यू आएगी, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। अब देखो लिमिट पता चल गई। देखिए यहां पर यही चीज यही इंपॉर्टेंट है कि लिमिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो लिमिट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखो लिमिट को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले आप कर्व बनाइए, कर्व बनाने के बाद आप स्ट्रिप कंसीडर करिए। यहां पर हम देखिए यहां पर स्ट्रिप हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो लिमिट इस पैराबोला से इस पैराबोला तक वेरिएबल हो जाएगी, वर्टिकल लेंगे तो यहां से ऊपर तक वेरिएबल हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली तो y एक्सिस पे वेरिएबल लिमिट लेंगे और x एक्सिस पे कांस्टेंट लेंगे। तो x एक्सिस पर लिमिट हो गई 0 से 4 तक, यहां तक जाना हमें 0 से लेके 4 तक, और y एक्सिस पर लिमिट हो गई हमारी कहां से कहां तक, नीचे वाले पैराबोला में से ऊपर वाले पैराबोला तक, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर 2 रूट एक्स तक। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप लिमिट y एक्सिस पे लेंगे, जब लिमिट कहां लेंगे y एक्सिस पे लेंगे तो यहां पर x की टर्म आएगी, किसकी टर्म्स आएगी x की, और आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो अब जरा ध्यान देना फंक्शन क्या था हमारा y, और इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो मैंने y को पहले लिख दिया और dx को लिखते हैं बाद में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर ले, उस केस में आपके पास यहां पर y आएगा, यहां भी y के टर्म्स में आएगा, यहां x dx पहले करेंगे और y dy को
बाद में लाएंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब जरा आगे देखें ध्यान से, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसके बाद एक स्टेप और मैं इसी के आगे लिख देता हूं, देखें जरा ध्यान से। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले इस y का इंटीग्रेशन करेंगे, y का, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए 0 से 4 y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर, है ना, और अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट हमारी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर के 2 रूट एक्स तक, 2 रूट एक्स तक हमारी लिमिट होगी, और dx। देखिए मैंने इसको y को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो y स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से लेके 2 रूट एक्स तक हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, एक और स्टेप इसी के आगे देखिए, अब क्या आएगा, अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए इस 2 को तो मैं बाहर कर लेता हूं, एक काम करते हैं, इस 2 को बाहर लिख देते हैं 1/2। देखिए 1/2, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, इस 2 को बाहर लिख दिया। अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है केवल y स्क्वायर में, 0 से 4। देखिए y की जगह लिखेंगे 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y की जगह आप लिखेंगे, देखिए ध्यान देना, y की जगह पहले आपने लिखा 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, अब y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ जाएगा dx, कितना आ जाएगा dx, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जरा ध्यान देना, मैंने 2 को क्या कर दिया, पहले बाहर लिख दिया, 2 को क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको अगले नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, देखिए जरा, तो यहां पर देखें, अब हमारे पास लास्ट वाले स्टेप को मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से 4, फंक्शन क्या है, देखें अब देखो ये कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x आएगा, तो ये आ गया 4x माइनस, दूसरे आगे देखें 4x के बाद देखो ये x स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो x की पावर 4 और नीचे 16, तो x की पावर 4/16, x की पावर 4/16, और यहां आ जाएगा dx, कितना आ जाएगा dx, जरा देखें 1/2 बाहर आ गया, 2 की स्क्वायर 4x, और x की पावर 4/16 dx, 0 से 4 हमारे पास यहां तक हम आ गए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो चलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में, देखें जरा ध्यान से, 1/2, 0 से 4, है ना, यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, तो 1/2 देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, माइनस x की पावर 5/5 इंटू 16 आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक, ठीक है ना। देखिए 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 5/5 इंटू 16, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और देखते हैं कितना आएगा, तो 1/2 अपर लिमिट रखेंगे, देखो 4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 की पावर 5/5 इंटू 16, ये हमारे पास आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 0। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई अगर आप इसको करेंगे तो 1/2, यहां से 2 से 2 टाइम्स कैंसिल,
या कैंसिल नहीं करते हैं, देखें, हाँ ऊपर देखो कितनी बार आ रहा है 4, 3 टाइम्स 4 आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 2 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और अपॉन में 5 इंटू 16। तो देखो यहाँ 4 से 4 टाइम्स और एक 4 से 4 और कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। अब देखो एक काम करता हूं मैं, यहाँ से हमारे पास जो बच गया है कितना है, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 यहाँ पर है, 3 टाइम्स 4 यहाँ पर है, कॉमन ले लेता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 2, अंदर कितना बचा, देखो यहाँ पर मेरे पास बचा 1/2 माइनस यहाँ पर मेरे पास बचा 1/5, 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा आंसर, देखिए अब आंसर आएगा 4 देखिए 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, 2 टाइम्स तो 4 16 32 बाहर आ गया है ना, अंदर कितना आएगा, एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 2 5 या 10 एंड 5 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया 32 इंटू 3 अपॉन में 10, तो 2 से 5 टाइम्स एंड 2 से 16 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 48/5, 48/5, यानी कि हमारा जो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट होके आया है वो 48/5 आ गया फाइनली हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको कैलकुलेट किया। दूसरा ऑप्शन इसका कैलकुलेट करने का ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिए, तब भी आंसर यही आएगा। आप एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को लेके एक बार चेक कर सकते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो देखो क्या चेंज आएगा, फिर आप लिमिट तब भी यहाँ 0 से 4 आएगी, बस फिर y एक्सिस पे लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी 0 से 4, 0 से 4, और x एक्सिस पे इस पैराबोला से, यानी कि कहां से, यहां पर इस पैराबोला से लेके इस पैराबोला तक लिमिट आ जाएगी, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट करना है ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, आपको मैंने सर्कल की इक्वेशन भी लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था फॉर्मूले वाला, उसमें मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन बताई थी। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, इसका जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड वाला सर्कल है। चलिए सबसे पहले जो हमारा कर्व है उसी को लिख लेते हैं। कर्व क्या है हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। हमें इसका डबल इंटीग्रल करना है ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। देखिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इस सर्कल का जो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उसी उतने ही पार्ट पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले अब एक काम करता हूं, इसका कर्व हम बना लेते हैं, ठीक है ना, कर्व बना लेते हैं। तो देखें जरा कर्व, देखिए तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, सर्कल। तो एक सर्कल हम ले लेते हैं, ये लीजिए। तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, ये लीजिए सर्कल आ गया। अब x एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो x एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस देखें जरा, तो ये हमारी x एक्सिस और ये रही हमारी y एक्सिस, x एंड y, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, x एंड y, ठीक है, x एंड y एक्सिस आ गए, ठीक। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, और इस सर्कल का a क्या है, रेडियस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a,0। सर्कल का रेडियस है हमारा a, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,a। देखिए a,0 0,a क्यों हुआ, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस r है। देखिए सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। यहाँ r की जगह a दिया है, इसका मतलब रेडियस a है, ठीक है। अब देखो इसमें हमसे क्या कहा, हमसे कहा पहला वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि हमसे इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन में इंटीग्रेट करना है।
इस वाले रीजन में इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इस वाले रीजन में इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले अब देखिए यहां पर भी जो स्ट्रिप है आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ले सकते हैं। मैं अगेन यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपके पास दोनों ऑप्शन है, कोई सी भी स्ट्रिप आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी मैं वर्टिकल स्ट्रिप ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी आगे चल के कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां पर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं एक, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई एक वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक। देखें जरा, तो वर्टिकल स्ट्रिप को मैंने ले लिया, ठीक। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, जरा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो हमें देखिए हमारी जो वेरिएबल लिमिट है वो कहां से कहां वेरी करेगी, यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी। तो हमें इस कर्व की इक्वेशन चाहिए, हमें y, देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, कितनी आएगी। तो जरा y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कहा गया है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू, है ना। तो देखिए y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर के यहां तक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू क्या है हमें वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो आप y की वैल्यू देखेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो x की वैल्यू देखेंगे। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो हमारी जो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और x की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास लिमिट आ चुकी है। देखिए x एक्सिस पे हमारी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक, और y एक्सिस पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। क्योंकि जिस एक्सिस के अलावा आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं उस एक्सिस के अलावा लिमिट होनी चाहिए वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब, एक्चुअल में इसका देखो मतलब क्या है, ये हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप है, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके ए तक और यहां से लेके ऊपर तक, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब मैं यहां पर डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, देखिए कितना आएगा। तो डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसका मुझे डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखें। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कांस्टेंट लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक, 0 से a, और वेरिएबल लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक। और यहां पर क्या आ गया, एक्स वाई। अब जरा ध्यान देना, ये लिमिट y की है, वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की। तो हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर dy पहले आएगा और dx बाद में आएगा, क्योंकि हम पहले कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, आप x को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, सॉरी आप x को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, ये अंदर वाले इंटीग्रेशन से, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, इसको अब इंटीग्रेट कर देता हूं। देखिए इंटीग्रेट करने के बाद कितना आएगा, जरा ध्यान दें। देखिए तो पहला इंटीग्रेशन हमारा 0 से a, और क्योंकि x कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर देता हूं अंदर वाले इंटीग्रेशन से। यहां पर हमारे पास बच गया y dy, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। अब यहां पर हम इसमें एक ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, और जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें आगे, देखिए अब मैं इसको इधर कैलकुलेट कर लेता हूं, देखिए कितना आएगा, जरा देखें ध्यान से। 0 से a x, अब देखिए यहां पर y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेकर के √a² माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद आएगा dx। कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखें, देखिए इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्या आएगा, 0 से a x, 0 से a, अच्छा ये 2 को, हाँ 0 से a, चलिए 0 से a x। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखें जरा कितना आएगा, जब आप y की जगह अपर लिमिट रखेंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर होने के बाद ये a² माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि आपने y की जगह √a² माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अपॉन में 2, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे पास यही बचेगा। अब इसको अगले स्टेप में देखिए कितना आ जाएगा, 0 से a, ठीक। अब इस x को मैं एक काम करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x को क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखें जरा, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 2 है इसको बाहर लिख देता हूं, 1/2। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² x माइनस x³ और dx, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। देखें तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहां पर a² x, तो ये a² x² हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 और लिमिट हो गई 0 से a। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे तो देखिए लिमिट लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1/2 बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप x की जगह रखेंगे a, तो देखो ये a² पहले से इसकी जगह भी a रखेंगे तो a² और हो जाएगा, यानी कि a⁴ हो जाएगी, अपॉन में 2 माइनस a⁴ अपॉन में 4, और अब लोअर लिमिट तो 0 है तो वो आएगा ही नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर है, अंदर एलसीएम लूंगा मैं, 4 आएगा, तो ये 2a⁴ और माइनस a⁴, तो मतलब a⁴ अपॉन 4 बचेगा और नीचे 2 है तो 2 2 जा 8। तो यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, देखिए वो आंसर कितना आ गया उसको मैं लिख देता हूं। आंसर देखिए कितना आएगा, तो आंसर कहाँ लिखे, इधर लिख दें, चलिए इधर मैं कोने में देखिए आंसर कितना आ गया हमारा फाइनली, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। कितना आ रहा है, देखिए ये a⁴ ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन जो हमारा आया है, देखिए जरा ध्यान से, तो हमारा डबल इंटीग्रेशन क्या था, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, देखिए तो हमारे पास आ गया a⁴/8 डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई dx dy। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारी इंटीग्रेशन की। ठीक है ना, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें, ये आंसर हमारा आ गया फाइनली कैलकुलेट करने के बाद a⁴/8। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट एक्स वाई dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट x + y < 1। यानी कि सबसे पहले मैं कर्व लिख लेता हूं। कर्व क्या है, कर्व है x + y < 1। देखिए इनइक्वालिटी का जब हम ग्राफ बनाते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा, इनइक्वालिटी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको इक्वालिटी मान लेते हैं, मतलब इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन ले लेता हूं, तो इक्वेशन क्या आएगी, x + y = 1। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देंगे। ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y एक्सिस। तो ये रही मेरे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस और y एक्सिस है ना। तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। ठीक, अब जरा ध्यान दें,
ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है ना, लाइन ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, तो बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, इसकी छोटी सी टेबल बना लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या करें, ऐसे करके टेबल बना लें। ऐसे ही बनाते थे हम क्लास 12th में भी, है ना। ये तो देखो x एंड y, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना सबको आता है, लाइन की इक्वेशन है। तो देखिए, एक बार x को 0 रख दें तो y 1 आ जाएगा, y को 0 रख दें x 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0,1, एक आ गया 1,0। तो देखो 1,0 कहाँ आएगा, और देखें जरा, तो कुल मिला के ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये लाइन ऐसे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें से ये वाला जो पॉइंट होगा ये 1,0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये 0,1 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया हमसे, देखिए, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब यहां से हमें देखो, अब यहां पर भी क्या हमारे पास जो रीजन आ गया, वो रीजन ये ट्राइंगल ही है। देखिए क्या बोला था, इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। जैसे इस सर्कल में भी देखो, इस सर्कल में हमने पूरा रीजन नहीं लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया था। क्यों? क्योंकि बोला था ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाना है केवल। तो इस सर्कल का पॉजिटिव क्वाड्रेंट यही वाला था, है ना। तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, ये रहा, ये है। अब इसमें अगेन हम एक स्ट्रिप लेंगे, तो स्ट्रिप फिर से मैं वर्टिकल ही ले रहा हूं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेंगे, ये ले। तो ये हमारी हो गई वर्टिकल स्ट्रिप। तो देखो लिमिट कहां से कहां तक हो गई, इधर 0 से 1 और इधर 0 से लेके y तक। y कितना आएगा, यहां जरा y को कैलकुलेट करें पहले। y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए y एक्सिस पे वेरिएबल लिमिट है, ध्यान रखना। जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप स्ट्रिप लेते हैं, तो उस स्ट्रिप का आप देखो नीचे का बॉटम का पॉइंट क्या है 0, और अपर पॉइंट क्या है, ये इसकी लाइन, यानी कि y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स आ जाएगी, यहां से 1 माइनस एक्स। तो हमें लिमिट पता चल गई। अब देखें जरा लिमिट क्या हो जाएगी। तो हमें इवेल्युएट करना था डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना था, एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा हमारे पास। हाँ, अब सबसे पहले लिमिट 0 से 1, दूसरे में 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। अच्छा, अब देखो पहले यहां पर अगेन वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की है। वेरिएबल लिमिट किसकी है, y की है। तो हम पहले इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद x के रेस्पेक्ट में। तो x वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट हो गया, x वाला पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से 1, x को इंटीग्रेशन से बाहर कर दे, क्योंकि इस वाले सेकंड इंटीग्रल के लिए x कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहां पर बचेगा 0 से 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, और जब ये इवेल्युएट हो जाएगा तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब आगे देखें, अब देखिए क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखिए पहला तो हमारा ऐसे ही हो गया 0 से 1। देखिए y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, तो x को ऐसे ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट इसकी हो जाएगी कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक, और ये हमारा हो गया dx। नेक्स्ट स्टेप में देखें 0 से 1 x। अब देखो इसमें अपर लिमिट को पुट करें, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, और ये आ जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप 0 से 1, यहां पर x। अब मैं एक काम करता हूं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं। देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ये तो 0 ही है।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 2 और dx, अपॉन में 2 और dx। 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारे पास आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखिए 1/2, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस 2x की पावर 3/3 और लिमिट हो गई 0 से 1। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखें तो यहां पर मैं लिखूं 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अब जरा इसको इवेल्युएट कर ले कितना आ जाएगा, तो 1/2 तो बाहर है, अंदर का एलसीएम ले ले 12 आएगा, है ना, तो 2 6 यहां 6 प्लस 3 माइनस 8। अब देखो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/2, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 1, यानी कि 1/12, तो यानी कि 1/24 आ गया। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई dx dy इज इक्वल टू 1/24। ठीक, तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, कंप्लीट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए, तो ये 1/24, यानी कि सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको स्ट्रिप लेते जानी है। कभी आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी। मैं आपको आज केवल वर्टिकल स्ट्रिप के बेसिस पे ही क्वेश्चन करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के क्वेश्चंस भी करेंगे। और बाकी जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, इनमें सब में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं ज्यादातर में। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर ए इज द डोमेन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4i। देखिए यहां पर तीन चीजें, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2a एंड कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन कर्व की इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या क्या हमें, मतलब हम वो कर्व लिख लेते हैं जिससे हमारा जो एरिया है वो बाउंडेड है। तो देखिए इसमें क्या क्या हमें दिया इस बार, एक तो एक्स एक्सिस दी है ना, दूसरा x इक्वल टू 2a दिया है, और तीसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इतना डेटा हमें दिया है। अब जरा आगे देखें, तो ये सब हमें दिया है, चलिए ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी और ये इक्वेशन 2 हो गई, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब पहले कर्व बनाते हैं। देखिए कर्व क्या क्या है, पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, तो x एंड y एक्सिस देखें जरा, तो ये मेरी y एक्सिस आ गई। ठीक, इधर से मैं एक x एक्सिस ले लेता हूं, ये लीजिए, तो x एक्सिस और y एक्सिस तो मैंने ड्रॉ कर दी, ये लीजिए y एक्सिस x एक्सिस, है ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस। अब जरा कर्व पे ध्यान दें, पहला कर्व तो एक्स एक्सिस ही है, यानी कि एक्स एक्सिस तो ये रही है हमारे पास, दूसरा x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a। देखिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में लाइन ड्रॉ करना बताया था, x इक्वल टू 2a, 2a क्या है, कांस्टेंट है, x इक्वल टू 2a, x के इक्वल में अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो एक लाइन है, और कौन सी लाइन है, ये जो लाइन है x इक्वल टू 2a, ये y एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, और ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। तो पहले मैं अपवर्ड पैराबोला को बना देता हूं, तो देखिए ये हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। दूसरा x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a कहीं यहां से कोई लाइन जाएगी, x इक्वल टू 2a, यहां से कोई लाइन मान लेते हैं कि ये एक लाइन है x इक्वल टू 2a की, ठीक है। चलिए अब देखें जरा, तो इसमें जो हमारा रीजन है वो ये है, बाउंड्री रीजन क्या है, देखो ये है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रीजन है
ये पैराबोला और इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब इसमें हमें फिर से अगेन क्या लेना है, स्ट्रिप कंसीडर करनी है। तो स्ट्रिप का फिर से वही है कि आप स्ट्रिप को कांस्टेंट भी वर्टिकल भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर अगेन वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, ये लीजिए वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, अब इसमें लिमिट देखें जरा कहां से कहां तक होगी। तो यहां तो 0 से लेके y पैराबोला से निकाल लेंगे, y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। लेकिन अब कांस्टेंट लिमिट कहां से कहां तक होगी जरा उसको भी देख लें। ये तो 0,0 है, ये पॉइंट क्या होगा, तो हमें ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस किस का, देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इस लाइन का और इस कर्व का है, यानी कि पैराबोला, यानी कि 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व 1 और 2, तो 1 और 2 को सॉल्व करें और देखें जरा कितना आ रहा है। तो 1 और 2 को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू 2a है, x की वैल्यू कितनी है 2a, तो हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर x की वैल्यू 1 से 2 में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं, 2 में। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, इक्वल टू 4ay। अच्छा एक चीज और देखें ध्यान से, यहां पर तो सिंपल है, ये तो हमारे पास x इक्वल टू 2a की लाइन है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 2a वैल्यू है, 2a,0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है, हमें पता वहां पर x की वैल्यू कितनी है 2a, तो सॉल्व नहीं करना, ध्यान देना, इधर मैं गलत कर रहा था। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो 2a ही आएगा, सॉल्व करने पर भी 2a ही आएगा। चलिए, तो यहां पर हमारे पास देखिए अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ a एक्स वाई डी एक्स डी वाई, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट देखो जरा, पहली लिमिट हमारी 0 से 2a, 0 से 2a, दूसरी लिमिट हमारी, अब देखिए वेरिएबल लिमिट 0 से लेकर के 0 से, अब देखिए वेरिएबल लिमिट हमारी वर्टिकल स्ट्रिप है, तो यानी कि y एक्सिस पर लिमिट वेरी कर रही है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किससे, इस पैराबोला से। तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो y आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक। और फंक्शन क्या है एक्स वाई, अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, dy के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे और फिर dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अगेन हमें वही काम करना है, 0 से 2a, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन होगा तो y को अंदर ही रखते हैं, y dy, लिमिट हमारी 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a तक है, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर हम करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में, तो ये पहले करेंगे और फिर इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, तो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना आ गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 2a, 0 से 2a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर लिमिट हो गई हमारी 0 से एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx, ठीक। अब देखो कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से a 2a, यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करेंगे, अच्छा एक मिनट, हमारे पास यहां पर x भी है, x, अब यहां पर 2 है ना, तो यहां पर देखिए x, अब यहां थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, x की जगह y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पहले से ही है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो यहां पर गलत भी हो सकता है। तो 2 को मैंने निकाला बाहर, तो ये लिमिट हमारी 0 से 2a है ना, और ये वाई स्क्वायर 0 से एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और dx, और यहां पर हमारे पास x भी है, ठीक है ना। अब यहां पर पुट करते हैं, देखो अब देखो कितना आएगा, 1/2, 0 से 2a, अब यहां लिमिट को लगा रहा हूं मैं, तो y की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर माइनस 0 dx। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, 1/2 0 से 2a, और देखिए यहां x की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16a स्क्वायर आएगा, 16a स्क्वायर dx। कितना आ गया dx। अब आगे देखें, देखिए अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और x की पावर 5 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू 5, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 2a, 0 से 2a। ठीक, 0 से 2a। अब देखिए अगले स्टेप में, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं स्टेप को। तो अगले स्टेप में देखो क्या आएगा, 1/2 तो बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट ही रखना है x की जगह, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो 2a की पावर 5, 2a की पावर 5, देखिए 2a की पावर 5 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू 5 माइनस 0। अब यहां से इसको जरा कैलकुलेट करें और सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो जरा यहां पर 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, तो 1/2 बाहर है, ये 32 हो गया, अपॉन में 16, और ये a की पावर 5 भी आएगा, a की पावर 5। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पे मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहां देखें जरा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, तो 1/2 देखें जरा 1/2 ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है, देखो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 2 की पावर 5 होता है 32 a की पावर 5, 32 a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 16a स्क्वायर इंटू 5, 16a स्क्वायर इंटू 5 माइनस में 0। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 16 से 32 2 टाइम्स और 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, एक मिनट, 16 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक ये हमारे पास आया, हाँ कितना आ रहा था 2a की पावर 5, तो 2a की पावर 5 हमारा होता है 32 16 इंटू 5 है ना, 16 इंटू 5 और माइनस 0। देखिए तो यहां से हमारे पास 1/2 इंटू 2a की पावर 5 अपॉन 5a स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 पावर यहां से कम हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा a की पावर 3 में और अपॉन में बचेगा कितना 5 बचेगा, a की पावर 3 अपॉन 5, ठीक है ना, a की पावर 3 अपॉन 5 हमारे पास आएगा। एक मिनट देखें जरा, कैलकुलेशन को एक बार चेक करें। तो यहां पर 0 से 2a x स्क्वायर अपॉन 4a y dy, x स्क्वायर अपॉन 4a dy, ठीक। एक मिनट, इसमें यहां पर एक बार चेक करते हैं, कुछ छूट गया हमारा, तो x, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है x, अच्छा एक मिनट, यहां पर एक x था x, तो ये हमारा x की पावर 5 हो जाएगा। जरा इसको देखें ध्यान से, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत होगी, एक x हमने छोड़ दिया था, तो ये x की पावर 4 और एक x, तो हमारे पास ये x, हाँ अब इसको जरा देखें ध्यान से, देखिए तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 से 2a, यहां पर देखो x है, ठीक है ना, तो x और इधर बचेगा x की पावर 4 अपॉन 4a dx, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा
1/2 0 से 2a x की पावर 5 अपॉन 4a dx। ठीक, अब इसमें एक काम करते हैं, इसको हम देखिए 4a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन आ जाएगा तो 1/8a आ जाएगा, 4a बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx 0 से लेकर के 2a तक आ गया। ठीक है ना, 0 से लेकर 2a तक। और 1 मिनट और यहाँ पर देखें जरा, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो x की पावर 4 हुआ, इसका 16a स्क्वायर होगा। कितना होगा? 16a स्क्वायर। ठीक, 16a स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 16a स्क्वायर। तो x इंटू x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 0 से 2a और x की पावर 5 अपॉन 16a स्क्वायर dx। यहां से 16 बाहर आ जाएगा तो 1/32 a स्क्वायर। देखिए 16 को बाहर लिया है, a स्क्वायर बाहर लिया है, 16 टू 32 x की पावर 5 dx और लिमिट 0 से 2a। अब हम इसको बस इंटीग्रेट कर देते हैं लास्ट स्टेप में। देखिए तो यहां पर हमारा कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 1/32 का 1/32 a स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा देखें जरा, x की पावर 6/6, x की पावर 6/6 और 0 से 2a हमारी क्या है? लिमिट है 0 से 2a। अब यहां पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दें और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, तो 1/32 a स्क्वायर और 2a की पावर 6/6, ये हमारे पास यहाँ है। चलिए अब यहां से देखिए कितना आ रहा है, 1/32 a स्क्वायर इंटू 2 की पावर 6 होता है 64, a की पावर 6/6। तो 32 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और a स्क्वायर से यहाँ -2 कम हो जाएगा, तो ये a की पावर 4/3। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया a की पावर 4/3। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ओवर द रीजन a देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ओवर द रीजन a xy dx एंड dy इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a की पावर 4/3। ठीक, तो ये हमारा यहां पर डबल इंटीग्रेशन है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना सीखा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वहां से AKTU में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।